कोई ज़्यादा आप लोगों के पास तो सारे साधन होंगे, मेरे पास तो साधन भी नहीं थे। हमारे जब 5वीं 6ठी 7वीं में पढ़ते थे, हम 7 भाई बहन थे। तो पिताजी को जब लगता था कि हाँ चप्पल लानी है तो सातों की लानी पड़ती थी। तो कई बार इतना धन नहीं होता कि सातों के लिए आए, तो हम एक व्यवस्था कर रखी थी कि पूरे महीने मैं भी चप्पल पहनूं, पूरे महीने हमारी बहन भी पहने। वो मेरे से 3 साल बड़ी थी, तो एक चप्पल की जोड़ी आ जाया करती, तो 1 तारीख वो पहनती थी, 2 को मैं पहनता था, 3 को पूरे महीने वो भी पहन लिया, पूरे महीने हमने पहन लिया। मगर कहीं ये नहीं होता था कि चप्पल की कमी है। तो ऐसा हमारे जीवन बिताया। गांव के इंग्लिश स्कूल में वो हिंदी मीडियम वाला पढ़ते थे। कभी जिंदगी में शायद मैंने 12th तक पानी को वाटर नहीं बोला। फिर भारतीय वायुसेना में किसी तरह भर्ती हो गया, MTI करने चेन्नई चला गया, मद्रास, उस टाइम मद्रास था। MTI पास करने के बाद सीधा भारतीय वायुसेना ने मेरे को JNK में पोस्ट कर दिया। तो मैं JNK में रहता हुआ 6 साल रहा। करगिल, 22, लेह लद्दाख, बंदीपुरा, बारामूला जो आप सुन रहे हो आज, ये सारे एरिया में -80 डिग्री सेल्सियस के करीब मेरे रहने का मौका मिला। द्रास के अंदर काफी दिन रहे, जहाँ उस टाइम तो नहीं की लड़ाई, करगिल की लड़ाई हुई, वहां भी मेरे को मौका। तो जो संघ के साथ एक रिश्ता और संघ परिवार भी, जो पिताजी वो सब थे, वो भी कहीं ना कहीं संघ के साथ कनेक्टेड थे। संघ परिवार में पैदा होना, संघ के साथ रिश्ता, उसने बहुत कुछ सिखाया। तो यदि हम कोई भी चर्चा करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जीवन में सफल हूं, चाहते हैं ना, और होना भी चाहिए। सफलता किसको कहते हैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा क्योंकि लंबा चैप्टर है। तो सफल होने के लिए सपोज करो 100 नियम है, हम यहाँ से वहां जाने के लिए देयर आर 100 रूल्स, तो उसमें से 5 ऐसे गोल्डन रूल है जो आपको 90% तक पहुंचा देते हैं, और 95 ऐसे रूल्स हैं जो आपको 10%। तो मैं सोचता हूँ कि 5 रूल मोटे मोटे शो करने के लिए तो बड़ा समय भी लग जाएगा, और वेदर वी कुड डू इट, और करे ना करे उसमें भी समस्या हो जाती है। 5 छोटी चीज होती है जो डुएबल भी है और कर भी सकते हैं, और 90% यदि हमने 5 से अचीव कर लिया, मैं सोचता हूँ कि काफी अच्छा अचीव कर लिया। तो हम 5 पे चर्चा कर लें। 5 गोल्डन रूल जो मेरा जीवन बदला, मतलब मैं वही अनुभव बताऊंगा कि जो मेरा जीवन बदला। एक रूल जो मैंने सीखा हुआ था अपने परिवार से और संगठन से, कि कुछ भी करो भीड़ का हिस्सा मत बनो, टू आउटलुक, क्योंकि भीड़ आपको कुछ स्ट्रेंथ तो दे देगी पर आपकी पहचान छीन लेगी। तो मैं मेरी पहचान नहीं छीनने देता, तो दैट मींस डू समथिंग बट आउटलुक। दूसरा एक ये था, यदि कोई समस्या आती है तो उसका निवारण जो करना है आपको, वो जड़ से परमानेंट, ताकि वो समस्या दोबारा ना आए। समस्या ना आई तो इसका मतलब हम कुछ नहीं कर रहे। समस्या आना हमारे लिए एक वरदान है, बट उसको करो परमानेंटली, अनरूटी। तीसरा, जब हम कहीं किसी संस्था में काम करते हैं, वो एक ऐसा साधन है, यू विल हैव ऑल द डिग्रीज, आपको सब डिग्री मिल जाएगी, एडवोकेट की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, MBA फिनांस, MBA मार्केटिंग, MBA HR, बहुत इंस्टीट्यूट है, मगर ऐसी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जिसमें MBA मलकाना मालिक। MBA मलकाना केवल ऐसा मिलती है जब जिस इंस्टीट्यूट में आप सर्विस करते हो, काम करते हो, उस 3, 4, 5 साल में वो ही MBA मलकाना दे सकती है। तो MBA मलकाना जरूर लो जहां भी आप काम करते हो। और चौथा, जब जहां भी हम काम करते हैं, MBA मलकाना भी हो गई, वी शुड हैव अपने सबॉर्डिनेट वो हनुमान की तरह, जिस तरह भगवान के पास हनुमान था, नाम ही श्री राम का है, लड़ाई श्री राम ने नहीं की थी। पूरी रामायण में, रामचरित में देखोगे लड़ाई का सूत्रधार बजरंग बली हनुमान जी थे, उनके कारण सब कुछ वार जीता है। तो यदि हम एक एक अपने जीवन में हनुमान तैयार कर ले तो हमारी सारी पार हो जाए। तो लेट अस थिंक कि मेरा 1 या 2 हनुमान हो। कई बार जिसके पास 10-11 हनुमान है, मैं एक दिन उदय कोटक जी से बात कर रहा था, अब वो बड़े आदमी बन गए आज से 15 साल पहले, वी हैड ए डिनर टुगेदर दिवाली पे। तो मैंने कहा कि इतना बड़ा कारोबार कैसे संभालते हैं? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ नहीं करता। कैसे संभालते?
मैं तो हनुमान तैयार करता हूँ, मेरे पास 11 हनुमान। मैं समझ नहीं पाया, उन्होंने बताया कि हनुमान की ताकत ये है ना, एक हनुमान हुआ, एक इंस्टीट्यूट खोल दी यूपी में सीईओ, आप उसको चलाओ। फिर एक हनुमान हुआ LIC मतलब इंश्योरेंस का खोल दिया, एक इक्विटी का खोल दिया, एक सोनसो का खोल दिया, और फिर हनुमान तैयार करता रहता हूँ, हनुमान तैयार। और फिर जिंदगी में हम आमतौर पर बढ़ते हैं, यदि आयु में भी बढ़ते हैं। आपका आज रैंक होगा AGM तो कर DGM बनेंगे, फिर GM बनेंगे, फिर VP बनेंगे, फिर सीनियर VP बनेंगे, फिर डायरेक्टर बनेंगे, फिर CEO बनेंगे, देन विल बी है MD का चेयरमैन। बढ़ते हैं, आयु में भी बढ़ते हैं, रैंक में भी बढ़ते हैं, तनख्वाह में बढ़ते हैं, मगर बढ़ना पर्याप्त नहीं है। हमारा टारगेट क्या? चढ़ना। बढ़ते ऐसे हैं, चढ़ते ऐसे। तो ये 5 गोल्डन रूल है आउट ऑफ बॉक्स। इनको मैं कहीं ना कहीं, अब 12 बजने में 5 मिनट रह गई, कोशिश करूंगा 20-25 मिनट में उसको समाप्त करने। जब मैं भारतीय वायुसेना में गया, क्योंकि मेरे दिमाग में थे, मैं मतलब बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली काम करता हूँ और एक टारगेट तय कर लेता हूँ कि मेरे को करना है। और कोई भी व्यक्ति यदि मेरी तरह ऐसा टारगेट चिन्हित कर ले तो कोई भी चीज संभव है। जिन्होंने भी टारगेट तय किया है, मेरे रोल मॉडल 2 ही रहे, एक मेरे पिताजी, एक मेरे चाचा। पिताजी भी 4वीं 5वीं पास थे, चाचा भी 6ठी फेल थे। चाचा का नाम बड़ा फेमस हुआ, आप जानते होंगे, OP जिंदल के चेयरमैन, जिसको मैन ऑफ मशीन भी कहा जाता है। 6ठी फेल थे, मगर टारगेट तय कर लेते थे कि ये करना है। कोई मशीन खोलती तो असेंबल करने के लिए बड़े बड़े इंजीनियर भी फेल हो जाते थे, वो असेंबल कर दिया। ट्रैक्टर को पूरा इंजन खोल दिया, दोबारा असेंबल करके दिखा दिया। तो उन्होंने स्कैन कर लिया, दिमाग में देख लिया करती ये चीज ऐसी है तो वैसी दोबारा जोड़ दिया। तो यानी कि आपने जो चिन्हित कर लिया, तय कर लिया, टारगेट बना लिया, तो उसके बाद कोई चीज असंभव नहीं है। और जिन्होंने किया, चाहे वो आप लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी लगा लो, चाहे OP जिंदल जी की लगा लो, चाहे आपने एक अनिल अग्रवाल जी, बहुत बड़े वेदांता ग्रुप के मालिक रहे हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी लगा लो, छोटा सा करियर, पर उन्होंने तय कर लिया जिंदगी में ये नहीं रहना, आउट ऑफ बॉक्स सोचना है और उस मंजिल पे पहुंचना है, तो सारा संभव हो जाता है। बस उतना आपने को सोच के चलना है। तो मेरे दिमाग में था कि आउट ऑफ बॉक्स काम करना है, साधारण तरीके से नहीं रहना। एज ए एयरमैन भर्ती हुआ, जिम्मेवारी मेरी लगी ATC में, फ्लाइट कंट्रोल में। हर जगह ATC देखते हो, टावर होती है जहाँ भी आपके रनवे के ऊपर होती है, उसके टावर के अंदर भी जिम्मेवारी। 15 दिसंबर को मेरा पहुंचना हो गया श्रीनगर के अंदर, बर्फ गिरी हुई थी, सर्दी थी, एंड 16 दिसंबर से मेरे को अपना चार्ज लेके आहार ड्यूटी पे जाना था। जो 16 दिसंबर को ड्यूटी पे गया, आदमी को रहता ना कि एक ट्रेनिंग सेंटर से पास होकर आया है, नाम, पार्ट ऑफ एम्प्लॉय, लोगों के साथ काम करूंगा, वहां अंदर इंस्ट्रक्टर के काम करता था वजह। तो एक मन में ये रहती है, आप कभी पढ़ते होंगे फिर प्रोफेसर बनते होंगे तो लगता है कि आज तो मैं थोड़ा सा बच्चों के ऊपर काम करूंगा। तो दैट वाज चेंज। तो मेरा जब चेंज था तो मैंने 16 दिसंबर को कहा कि अब ATC है और काम करने का मौका मिला। तो मेरा जो सीनियर था वहां पे हो, जब मैंने उसे पूछा कि सर काम बताओ, अरे भाई कश्मीर है, बर्फ पड़ी है, मजा लो जिंदगी का, अभी तुमने 19 साल का बॉन्ड साइन किया है, क्यों इतना जल्दी करते हो? मेरे को लगा कि मेरे को काम चाहिए। 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, एवरी डे आई यूज्ड टू आस्क सर काम तो बताओ। वहाँ सीनियर थे सारे, कोई 15 साल, कोई 20 साल पुराना। तो फिर एक ने कहा, संडे वाली ड्यूटी थी, संडे हमारे वहाँ पर क्यों नहीं आता, बोला कि रमेश चाय बनानी आती है? तो हालांकि मैंने कभी जिंदगी में चाय बनाई नहीं थी, तो ऐसे सर चाय बनानी तो नहीं आती, पर चाय का फार्मूला पता है, पानी गर्म करो, चीनी डालो, चाय पत्ती डालो, दूध डाल दो, छान दो तो चाय बन जाएगी। तो मैंने केटली में, वहाँ क्या जब कश्मीर के अंदर हर जगह जैसे हीटर नहीं होते थे, उनको बोलते थे अंगीठी टाइप का एक पूरा, जिसमें कोयला भरते थे, पाइप बाहर निकाल दिया, उसमें रखी, चाय बन गई। तो उसने कहा ओझा जी ने कि चाय बड़ी अच्छी बनाई। तो बोला चलो बनानी तो नहीं आती थी, बन गई। दूसरे दिन फिर ड्यूटी पे जो घोष साहब आए, उन्हें बड़ी अच्छी चाय बनानी आती, तो मैं चाय वाला बन गया। उन्होंने टेक्निकल ट्रेड, मेट्रोलॉजी का असिस्टेंट, ATC का ऑपरेटर, तो 4-5 दिन से ये चाय बनाएगा, अच्छी चाय बनानी है, तो चाय वाला बन गया। नौकरी सरकार दे रही है और चाय बनाने वाले दिन तो बहुत
थोड़ी सी तनख्वाह होती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा तनख्वाह दे रही है, बट एनी हाउ मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें जो चलती है वो चलती रहती है। थोड़ा सा सिपाही था, एयरमैन था, मगर सोच अपनी अलग थी। 31 दिसंबर को तनख्वाह का दिन आता है, उस टाइम पर कैश मिलता था, तो मेरी तनख्वाह उस टाइम में 600 650 रुपये तनख्वाह था। जब मैंने पैसे लिए फ्लाइंग ऑफिस से जेके को, हमारे क्या होता था, पासबुक सी होती थी, वो दो पैसे दो, दस्तखत करो और अपना भी लाइक फिर नेक्स्ट नेक्स्ट। तो मेरा नंबर जब आया तो मैंने गिनने के बाद जैसे 600 रुपये मेरे को मिले, 300 रुपये जेब में डाले, 300 जो जेके कोल साहब को बोला सर ये मैं 15 तक ही काम किया हूँ, 16 के बाद वो चाय बनाई, चाय के लिए इतना बड़ा मिलता ना तो अच्छा नहीं लगता, आप जब भी काम दोगे उसके बाद में शुरू करूँगा, जब तक चाय बना भी रहा हूँ पी रहा हूँ, बट डू यू नीड, मैं मेरे को काम ही नहीं दे रहे कोई। तो बोला कि डू यू नो दैट जो ऑफेंस, यस मेरे को पता है, मेरे अंदर का जो ऑफेंस है वो दोनों को कंपेयर करता हूँ तो छोटा ऑफेंस है, तो मैं छोटा ऑफेंस कर दूँ। तो आप एक रेज चार्जशीट और चार्जशीट करने के बाद मेरे को क्रेडिट किया गया, मेरे विंग कमांडर एस के निगम लखनऊ के थे वहाँ पर, चार्ज पढ़ के सुनाए, देन ही सेड डू यू प्लीड गिल्टी, लसन नो, तो क्यों आपने मना किया, सर मैंने काम ही नहीं किया, नो काम नो काम। आप बताओ, वो ही वाज सो हैप्पी, अंदर से खुश हो रहा था, बट उस अफसर को कहा कि आप बाहर जाओ, मेरे को इसको अकेले में बात करनी है, एंड लिटरली ही हग्ड मी, ही सेड कैन यू बी द एसओ स्टाफ ऑफिसर। 15 साल के अनुभव वाले को एसओ बनाते हैं, मैं 15 दिन के अनुभव वाला एसओ बन गया। वो क्या थी, आउट ऑफ बॉक्स। तो हमारी जो कुछ भी करे, हमको एक बार कोशिश करे, बट इन रेस्पेक्ट टू फेयरनेस, इन रेस्पेक्ट टू प्रोनेशन, इन रेस्पेक्ट टू डिग्निटी, वो को नजर कर, वैसे नहीं कि कोई हम हर चीज के ऊपर ही अपनी कोई ना कोई चीज करनी शुरू कर दे। तो वो एक चीज मैंने कोशिश करी और मैं सोचा कि कहीं ना कहीं हुआ। इस तरह से 6-7 साल भारतीय वायुसेना में काम करा, काम करने का मौका मिला, और फिर 6-7 साल के बाद मेरा मन किया कि मैं सर्विस छोड़ूंगा। घर वाले और सब लोग बोलते हैं वहाँ सरकार की नौकरी है, पता आप कितनी मुश्किल से मिलती है। मैं बोला कि मेरे पास इतनी डिग्री हो गई, अब ऐसी 10 नौकरी को देने वाला मैं रख लूँगा, ऐसी क्या डिग्री होगी। तो बहुत कुछ सीखा है डिफेंस में, और वो डिग्रियों को मैंने बाद में एक्सप्लोर किया, जिसके कारण आज हिंदुस्तान के अंदर 142 ATML के ऑफिस है, पोर्ट ब्लेयर से लगाकर लद्दाख तक, अगरतला से लगाकर वहाँ भुज तक, और विदेश में 8 देशों में कंपनी रजिस्टर्ड है, 152-53 कंट्रियों में वी हैव फ्रेंचाइजी। ऑल टुगेदर द कंपनी हैज गॉट 8,200 मैन पावर मेरे साथ काम करते मेरे पुलिस। 18 सेक्टर कंपनी के खुद के हैं, 30 लाख स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया रेंटल कंपनी के पास है, 2 करोड़ स्क्वायर फीट कंपनी के पास में ओपन यार्ड है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर है कंपनी का। तो ये सब उस जर्नी से, वहां से उस डिग्रियां लेकर निकला, वो एक्सप्लोर की, तो वहां धीरे धीरे करके खड़ा। अब ये आता है कि हम अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको परमानेंटली सोल्व करें। मैंने कहा ना कि प्रॉब्लम आए तो रूट से निकाल दो ताकि दोबारा खत्म ना हो। जब काम छोड़ने के बाद जब स्टार्ट किया तो 2-4 लोगों के साथ में मैंने काम शुरू किया, और धीरे धीरे करके मैं समझता हूँ कि 7-8 आदमी जब मेरे साथ तैयार हो गए, और हमारा काम था हाउस होल्ड शिफ्टिंग का। जैसे आपका कोई घर शिफ्ट करना होता है तो आपका फोन आया, उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, तो उसके लिए धन की आवश्यकता थी। अब धन तो मेरे पास था नहीं। धन क्यों नहीं था? क्योंकि जब मैं भारतीय वायुसेना छोड़कर आया था 1986 में, मेरे पास मेरी जिंदगी की कमाई 44,000 रुपये नगद, -18 में काम करता हुआ, डे नाइट काम करता हुआ, वो एक लाइफ सेविंग मेरी करती हुई थी। अब थोड़ा सा अलग ढंग का आदमी था, उदार था कि कुछ ना कुछ वहां भी आउट ऑफ बॉक्स करा। जब वहां से विदा हुआ तो एक फेयरवेल पार्टी होती है, मेरी फेयरवेल पार्टी हुई। मैंने थोड़ा सा एक पेपर लिया, आई सेड कि मेरी एक टिकट, एक ये टोपी, एक वर्दी, एक सूटकेस और 3-4 दिन का खाने का व्यवस्था
ये सारा लेकर और 1 रुपया दिन में लेकर 43,000 समथिंग मैंने वहां कहा कि वार विंडो के फंड में मैं देना चाह रहा हूँ। टमाटर का बात तो करोगे क्या? थे जो एसके निगम जी थे लखनऊ वाले विंग कमांडर, मतलब क्या करोगे बाजार की? हमारा था इतनी डिग्रियां ढेर सारी आपने दे दी, उनको कैश कर दूंगा, ये 44,000 तो कभी भी खत्म हो जाएंगे। तो मैं माना नहीं। इट वाज माई FDR, मैं ये कहता हूँ मेरा कोई डोनेशन नहीं था, ये मेरी उस टाइम की फिक्स्ड डिपॉजिट थी, वहां लेकर निकला और सबको आपको मैं आंसू छोड़ता हुआ वहां से निकला। ये मेरी सेकंड आउट ऑफ बॉक्स की सोच थी। दैट लेटर ऑन जब मैं हैदराबाद पहुंचा, अपने नेटिव प्लेस हरियाणा छोड़ दिया था पिताजी ने, हैदराबाद सेट होके थे, वहां पहुंचा तो उसी में से एक अफसर ट्रांसफर होकर हैदराबाद आ गए। उसकी पत्नी ने कहा कि मेरी आयु उस टाइम 24-25 साल की थी, कि वो लड़का था ना जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई डोनेट किया था, उसने कहा था कि मैं हैदराबाद सेटल होऊंगा, उसको बुलाओ ना ढूंढ कर। इतने बड़े शहर में उस अफसर ने मेरे को कैसे ढूंढा, बुलाया, मैं वहां उसके घर गया। घर जाने पर क्या करते हो? मेरे को 5-6 महीने हो गए सर्विस छोड़े हुए, ढूंढ रहा था कोई बढ़िया काम करूंगा। बोला कि अभी ढूंढ रहा हूँ, कुछ मन है करने का, अच्छा करूंगा। तो फिर उसकी पत्नी ने कहा कि कैसे काम चलता होगा? मैं बोला छड़ा हूँ, अकेला हूँ, मेरे को क्या 2 रोटी कभी भाई के खा लेता हूँ, कभी माँ से ले लेता हूँ, और जिसके पास पैसा नहीं होता उसकी कदर भी थोड़ी सी कम होती है। मेरे पास कुछ था ही नहीं। जब मैं रेलवे स्टेशन से उतर कर मेरे घर आया तो 12 रुपये का ऑटो का बिल था। उतरते ही सीधा अंदर गया, माँ ने पढ़ा ली सी 10-20 का नोट दिया, मैंने 12 रुपये ऑटो पे दिए और मैं सीधा गया। तो माँ ने सोचा कि पैसे उसे लाया होगा, और 15 दिनों के 10 दिनों के वो 12 रुपये की माँ के नहीं लौटाए और पैसे भी नहीं दिए। तो माँ बात तो बेटा सब ठीक है ना? हाँ मैं ठीक, मैं समझ गया कि माँ ये पूछना चाह रही कि भाई तो 12 रुपये भी नहीं लौटाए और नहीं लौटाए। फिर उन्होंने कहा कि अभी भी धीरे धीरे मेरी FDR है तो सारी कैश करूँगा, टाइम लगेगा, मिलेगा सब कुछ। तो वहाँ एयरफोर्स वालों ने कहा कि भी क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा। तो वहां पर उसने कहा कि हाँ हर हफ्ते कोई ना कोई 1-2 ऑफिसर ट्रांसफर होता है, इतनी बड़ी एकेडमी है हैदराबाद में, AFA एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगढ़, वहां मैं गया था। तो करो और ये शिफ्टिंग शुरू कर दो। मैं काम तो मेरे को आता नहीं, मगर शिफ्टिंग का काम मैंने एयरफोर्स में रहते हुए सीख लिया था, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई अफसर शिफ्ट होता रहता, उनके घरों में मेरे को कभी काम करने का मौका मिला। तो मैंने कहा कि छोटे भाई को वापिस आया, भाई से कंसल्ट किया कि वो क्या कर रहा था, मेडिकल फर्स्ट ईयर। मैंने पूछा कि यार एक काम मिल रहा है शिफ्टिंग का और मेरे अकेले की हिम्मत नहीं हो रही, तो मेरे को ज्वाइन करोगे क्या? अभी काम तो बहुत बढ़िया है, मिल रहा है नहीं मिल रहा मैं कैसे मानूं? साथ चल एयरपोर्ट दोबारा। अब 40 किलोमीटर एयरपोर्ट दोबारा साथ जाना था, उसमें फिर 1-2 लीटर पेट्रोल की जरूरत थी, मतलब बस में चलना पड़ेगा पेट्रोल का। बोला मैं पेट्रोल का जुगाड़ कर लेता हूँ, क्योंकि वो मेडिकल फर्स्ट ईयर का था तो पैसे मुझे मिल जाते थे, मेरे को मिलते नहीं थे। तो उसने फिर एक स्कूटर लिया बड़े भाई का, उसको लेकर हम पहुंचे। तो जो हमारे SC गुप्ता थे जो वहाँ पर ट्रांसफर होकर आए थे, उसे उन्होंने सारी बात करी। गुप्ता जी ने कहा बिल्कुल मैं खड़ा हूँ, आप ये काम करो, आपको जो भी अफसर शिफ्ट होगा सबसे पहले आपसे बात करेगा, आप पैकिंग करना वो करना। भाई बोला कि दोनों करते हैं। पढ़ेगा कैसे? बोले किताब कल से खत्म। अगले दिन आया, किताब बेची और उसकी पेपर छुपवाए, MBBS डिसकंटिन्यू। इनसेट अब अग्रवाल हाउस होल्ड कैरियर का उन्होंने उसी दिन गुप्ता जी के घर में एकेडमी में जन्म दिया और लेटर ऑन वी चेंज दिस नेम अग्रवाल पैकर। ऐसे हमारी मेडिकल छोड़ा, भारतीय वायुसेना की नौकरी छोड़ दी और हमने वहां से ये अपनी जन्म की। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरे पास क्या थी, डिग्री मत करना, डिग्री ओनरशिप, क्योंकि मैंने वहां काम करते हुए सेवा तो की, मगर डिग्री भी साथ साथ लेता है। कई ऐसे इंसिडेंट है जो अहमदाबाद में पढ़ाए जाते हैं, आपको गूगल में देखोगे, यह किताब है फ्रॉम हर्ट टू हर्ट्स, या सीधी सादी बातें हिंदी में ऐसी 5 भाषा में लोगों ने छापी हुई है। मेरी जिंदगी की गलती है, 1 किताबें बिक गई अमेजन पे, आप देखोगे तो मैंने उनको ये कहा था कि भाई 1 रुपया मेरे को इसकी कीमत दे दो, किताब की कीमत कम कर दो। पहले 60 रुपये थी, अब शायद उन्होंने 90 या 100 रुपये कर दी। तो वहाँ से भी आप उठा सकते हो। तो कहने का मतलब ये कि मेरे पास डिग्री हो गई, तो मैं आज वो डिग्री लेकर जब बाहर निकला, डिग्री होनी जरूरी है। बिना डिग्री की आप काम करोगे ना तो फेल हो जाओगे। जब काम शुरू हुआ, प्रॉब्लम आई। मेरे पहले साथ के जितने साथी थे वो ट्रांसपोर्ट के मैंने लिए थे,
वो पग पग पर झूठ बोलते थे। जैसे आपने गाड़ी मांगी, दिल्ली मेरा ऑफिस था, नोएडा से कोई लोड होना था, तो जब गाड़ी मांगी तो उसने मेरे आदमी ने कहा कि पहुंच जाएगी शाम तक। शाम होगी, फिर फोन आया, अरे भाई कब पहुंचेगी? घंटे आते हैं पहुंचेगी, तो पुलिस वाले ने पकड़ रखी होगी। मैं पास बैठा, मैं शर्मा जी को बोला, शर्मा जी वो गाड़ी भेजी है क्या? साहब बाजार इतना टाइट है, गाड़ी ही नहीं है, तुम आप उसको कैसे करो कि घंटे 2 घंटे पहुंचे? रात हो जाएगी, रात को उसको कोई गाड़ी देने वाला नहीं, सुबह मैं गाड़ी दे दूंगा, यदि मैं कह दूंगा कि गाड़ी नहीं पहुंचेगी तो दूसरे से ले लेगा, मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। मैं बोला यार इतनी झूठ बोलते हो, ये धंधा है ट्रांसपोर्ट का, यहाँ झूठ नहीं बोला तो काम नहीं चलता, फेल हो जाओगे। मैं फौजी आदमी, मेरे को झटका लगा जैसे करंट लगता है। बोला सारी जिंदगी में ऐसा करना पड़ेगा? बोला जी ये तो काम ही है, या तो मैं काम बंद कर दूंगा या झूठ को बंद कर दूंगा, एक काम करूंगा। बड़ा चिंतित, घर गया, किसी ने बोला कि क्या हो गया? मैं यार पता नहीं, लग रहा है कि मैं पैकिंग मूवी का काम लंबा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सारे झूठे हैं और मैं उनके कैसे उनके साथ जी पाऊंगा। तो वापिस आते आते पहाड़गंज में मेरा ऑफिस था, फिल्मी स्थान के पास एक तागा स्टैंड है जहाँ ये स्टाम्प पेपर मिलते हैं 5 रुपये 10 रुपये। तो मैंने आते आते 15-20 स्टाम्प पेपर लेकर आया, 5-5 रुपये वाले, आकर सबको इकट्ठा किया। मतलब यार आज एक ओथ लेंगे कि हमको झूठ नहीं बोलना, ले लो, बाकी तो ये धंधा बंद हो जाएगा। मतलब कोई बात नहीं, आप मेरी बात मानो, मैं कह रहा हूँ एज चेयरमैन कि हमको झूठ नहीं बोलना। सब लोगों को दे दिया, सबने लिखा कि मैं सोनसो सन्नो आपकी कंपनी में काम कर रहा हूँ और आज से हमारे चेयरमैन ने कहा कि झूठ नहीं बोलना, और झूठ नहीं बोलेंगे। मतलब कि अगली लाइन थोड़ी सी कड़वी है, जिसको अच्छी लगे लिखना, मन से आवाज दे तो लिखना, अदरवाइज मत लिखना। मतलब बताओ क्या है? मैंने कहा कि जी फिर भी झूठ बोलोगे तो उसका दोष ये तो पाप लगेगा, वो अग्रवाल पैकर मूल को नहीं लगेगा, रमेश अग्रवाल को नहीं लगेगा, लगेगा तो मेरे को लगे, मतलब व्यक्तिगत को लगेगा या फिर परिवार को लगेगा, मेरे को मतलब नहीं, बट मेरे को नहीं लगेगा। तो कैसे लिखते? मतलब आपने अब क्या बोला था, लिखने बोलेंगे और आप लिखने से क्या मतलब? ऐसा तो जाने अनजाने में झूठ हो जाएगी, हम तो ये तो नहीं लिखे। एक डीपी शर्मा छोड़कर बाकी लोगों ने लिखा, मैंने सारे पेपर वापिस इकट्ठे किए, दुखी मन से फिर घर चला गया। अगले दिन फिर आया, मॉर्निंग में वेरीफाइड मॉर्निंग, और इस बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा कि डीपी शर्मा इज प्रमोटेड और इसका 8% इसकी तनख्वाह को बढ़ोतरी। तो सब लोग बोलते हैं कि कहते हैं ना कई बार अपने दुख से कोई दुखी नहीं होता, दूसरे सुख से बड़ा दुखी। अति डीपी शर्मा को इतना काम भी नहीं आता, तो हमारे से काम सीखता है, इसकी 8% क्यों बढ़ गई? मतलब इसमें जो डिग्री है तुम्हारे पास किसी के पास नहीं, डिग्री होनेस्टी, तुम होनेस्ट नहीं हो। ये मेरे लिए जिंदगी भर खड़ा रहेगा, आप तो आओगे जाओगे। सब लोगों की चर्चा हुई, लंच तक सब लोगों ने कहा सब पेपर दोगे, एवरीवन हैज साइंड एंड गिवन टू मी बैक। आज 86 से लेकर 2024 तक 38 साल हो गए, आप 8,000 लोग काम करते हैं, कभी भी जो हमारा फोन नंबर है 9-300-300-300, कोशिश करना कि कोई झूठा व्यक्ति मिल जाए आपको, मतलब कहते हैं ना डुबकी मारोगे तभी कोई झूठा व्यक्ति है, वो झूठ को जीरो किया, मतलब झूठ की बीमारी परमानेंटली जीरो करने का काम किया। मैंने कहना है मतलब आप काफी प्रयास से कुछ तो कर सकते हो, पर झूठ का प्रयास जीरो करने वाला प्रयास शायद कहीं ना कहीं मैं सोचता था कि तो इम्पॉसिबल है, अदरवाइज मेरी रियल में दुकान बंद हो जाती, क्योंकि हमारे पैकर्स मूवर्स की जो लाइफ है वो 5 साल की होती है। जैसे जानवर की लाइफ होती है, किसी की कुत्ते की लाइफ 14 साल की है, किसी की 2 साल की, मतलब 30 सेकंड की है, तो हमारे पैकर मूविंग की इंडस्ट्री की लाइफ केवल 5 साल है, वो 6 साल चल नहीं सकती, पूरी केस स्टडी देखोगे तो। मगर वो आज केवल 5 साल को छोड़कर 38 साल चली, क्योंकि उसमें माइनस पॉइंट क्या था कि लाइफ इसलिए कम होती कि झूठ उसके साथ जुड़ जाता, वो उसको खा जाता, फिर कंज्यूमर कोर्ट केस हो जाते थे, बंद हो जाते थे, वो छोटा सी सर करो पाप था जब से, तो उसको हमने खत्म किया। जब काम करते करते जब परिवार बढ़ता गया, मैंने कहा कि आप अपने हनुमान क्या करो, हनुमान की बात आई। हमारे क्या होते हैं, सिस्टम बनाया हमने कि हमारे जितने पुलिस है उनके साथ चर्चा कब हो। अब बड़ा कुनबा हो गया, 400-500 लोग काम करने लग गए, अब बताओ 500 लोगों से कैसे मिलूंगा? तो मैंने तय किया कि हर शहर में 4 तारीख को जितने भी लोग होंगे वहां से मिलूंगा। जनवरी की 4 तारीख को दिल्ली में है तो फरवरी की 4 तारीख को बेंगलोर में, बॉम्बे की 4 तारीख को
4 तारीख तय कर दिया, टाइम तय कर दिया 8:30 और मीटिंग का टाइम अप टू 9। जल्दी वर्किंग आवर हमारा 9 बजे का है, तो मैंने कहा कि आधा घंटा आप अपना त्याग करो, आधा घंटा कंपनी का, हम 1 घंटा चर्चा करेंगे, किसी का भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि भाई वर्किंग आवर 9 o'clock तो 9:30 तक काम करें तो आधा घंटा खराब हो गए। आधा घंटा वो पहले आप एक चाय पे चर्चा करके ऐसे देश में चर्चा शुरू हो गई। और उसके बाद हर महीने में, अब मैं पिछले महीने 4 तारीख को बेंगलोर था, उससे पहले अहमदाबाद था, उससे पहले हैदराबाद था, इस 4 तारीख को आदमी पक गई। तो मेरे अपने सेट होते हैं। 4 तारीख को मैं कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी जगह पर रहूँगा, चाहे कलकत्ता रहूँ चाहे लेह लद्दाख रहूँ, 4 तारीख को लोगों से मिलना होता है। सब लोग फ्लोर पे बैठते हैं, चर्चा करते हैं। तो एक इंसिडेंट हुआ, हमारे पहाड़गंज ऑफिस था, तो वहां से एक गाड़ी मोहन कोऑपरेटिव स्टोर में भरनी थी, ओनिडा की गाड़ी थी और कलकत्ता जाना। उस गाड़ी का जब हम भरते हैं, ड्राइवर को कुछ पैसा देते हैं एडवांस में, 22,000 रुपये एडवांस देना था, 22,000। मेरा एक लड़का पीछे कस्बा था, आगे का नाम नहीं याद, वो पैसे लेकर अपनी जेब में डालकर वहां पहुंचा। जब वहां जेब में हाथ मारा तो जेब ही जेब मेरी पैसे गाए। और ब्लू लाइन रेड लाइन बड़ी चोरियां होती थी उस टाइम, जेब बड़े करते थे, उसकी जेब करती उसने फोन फान किया। तो हमारे कहा कि ठीक है, 22,000 दोबारा लेकर जाओ, गाड़ी को छोड़ो। आखिर में उसके 22,000 रुपये नाम पर पड़ गए। तो बोला कि मेरी गलती क्या है? तो कोई बात, जो अपना वो मंथन डे 4 तारीख का होगा, दरबार डे, उसमें आप चर्चा करना। उदित हेमकुंड नहीं था। मैंने कहा कुछ बताओ ये क्यों हुआ? बोला सर आगे से नहीं होगा, बहुत ध्यान से लेके जाऊंगा, मेरे ये 22,000 रुपये अभी माफ कर दो। मैं बड़ा मुश्किल हूँ, मेरी 8-7,000 रुपये तनख्वाह और हाउ कैन आई रिफंड इट? तो बोला कि बताओ आगे कैसे चोरी नहीं होगा, कोई रास्ता बताओ। बोला जी ध्यान से लेके जाऊंगा। इसका मतलब आप ध्यान से नहीं लेके गए तो भी आप यूर समवेयर ऑफेंडर, आपके कहीं ना कहीं मतलब आपकी ले जाने की जो प्रणाली थी गलत थी। तो कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाल कर लाओ, तो ये आपके 22,000 माफ नहीं लाए तो आपके नाम, बस आप 20 मिनट दे दो। वो व्यक्ति गया, उसने आधा घंटा 15 मिनट सोचा, 15 मिनट सोच के आकर बोलता है कि सर अब ये जो पैसे चोरी वाला काम है, मेरा ही नहीं, कंपनी में किसी का भी चोरी नहीं होगा। तो वो क्या सोल्यूशन है भाई? वो अपनी बनियान के अंदर एक शर्ट जेब लगा कर लगाया था। बोला कि जब भी पैसे रखे जाएंगे तो मैं इन जेबों में नहीं रखूंगा कि चोरी तो इसमें होती है, और वो मैं अंदर वाली में रखूंगा। और उसने एक लाइन और कही कि सर मेरे को इतना पता है कि मेरी माँ ने कहा है को जो दिल के पास जो चीज रखते हो वो चोरी नहीं होती, तो मैं दिल के पास रखूंगा। वो दिन है, आज दिन है, हमने इमीडिएटली 2000 ये बनियान बनाई, सबको बांटी कि यदि यहाँ पैसा रखोगे चोरी होगा तो कंपनी का, और इनमें रखोगे तो आपका खुद का। और वो दिन है आज 25-26 साल हो गए हमारे 100 पैसे भी चोरी हुई। वो क्या यहाँ पर मैसेज क्या कह रहा हूँ, एक होते हैं इन्फॉर्म, एक होते हैं इन्वॉल्व। मैंने इस व्यक्ति को, आप सोचोगे कि छोटा सा सुपरवाइजर, उसमें कितनी बड़ी शक्ति है सोचने की। एक छोटा सा हनुमान बंदर, भालू, कितनी बड़ी शक्ति है। हनुमान जी, राम जी ने उनको सोचने की शक्ति दी। हनुमान जी ने कहा जो करके आ जाओ, ये नेवर से। हम क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, ताकि ये समझते हैं कि इनको तो ज्ञान ही नहीं होगा, उनको बहुत बड़ी बुद्धि है, बड़ा दिमाग है, इन्वॉल्व करो उनको कहो कि आप अपना समस्या खुद ही लेकर आओ, स्पेस दो। तो मेरे यहाँ पर है कि मैंने हनुमान क्या किए, हर किसी को स्पेस दिया, हर किसी को खड़ा किया कि आप अपना काम और अपनी सोच खुद करोगे। एक बार एक पोर्ट ब्लेयर के अंदर एक बिजली का बिल कट गया। मैंने पूछा भी क्यों कट गया? बोला सर मैंने अप्रूवल भेजा हुआ है, क्योंकि हमारे हर शहरों में अप्रूवल है कि बिजली का बिल 600 रुपये आना चाहिए, किसी का 700, किसी का 1200, ओबीसी के हिसाब से। उसका 1000 आ गया। जब उसका 1000 आ गया तो अकाउंट से पास नहीं किया। तो मीनवाइल जब वो अप्रूवल ऊपर नीचे चलती रही फाइल, तो वो बिजली कट गई। तो 8-10 दिन से वो बिना बिजली का काम चला रहा था। कभी कोई चीज पूछी गई होगी, अभी सुबह बताऊंगा अभी लाइट नहीं है। बोला क्यों नहीं है लाइट? बिजली कटी हुई। मैंने पूछा कि क्यों? बोला अप्रूवल नहीं है, 700 रुपये का था, 1000 की बिजली कंज्यूम कर दी। यार बड़ा ऐसे तो बड़ा पेनफुल होता होगा। तो दैन अल्टीमेटली फिर उस दरबार में चर्चा हुई कि बोला आप कौन? मैं ब्रांच मैनेजर। उससे पूछा आप कौन? मैं स्टेट मैनेजर। मैं कौन? मैं गाड़ी मैनेजर। ये तो फिर मानसिकता लोगों की है।
तो उस दिन कंपनी ने कहा कि आज से आपके डेली सेशन बदले जा रहे हैं। डीएम मतलब ब्रांच मालिक, जीएम मतलब गाड़ी मालिक, ऐसा मतलब स्टेट मालिक, एएम मतलब एरिया मालिक। तो आपसे आप मालिक हो, मालिक को निर्णय लेने का हक होता है, वो चीज आज है या किसी को भी दिया भी नहीं करता। पीपल दे टेक देयर रिस्पांसिबिलिटी, अपने आप सोचते हैं और अपना अपना बिल भरते हैं। कहने का मतलब आप मान क्या नौकर क्या है, नौकर तो देखो नौकर जैसा काम करे। और जब ये यात्रा चलती रही, 4 बिंदु, 5वां बिंदु भी अहम है, इसके लिए तो आप सारे लोग साधुवाद के पात्र हैं। हम जिंदगी भर बढ़ते रहे। एक मन आया कि क्या बढ़ते रहेंगे, बढ़ना ठीक है, पर बढ़ने के साथ चढ़ना भी जरूरी है। अब चढ़े कैसे? लता जब बढ़ती है, चढ़ती कैसे है? जब उसके बीच में कोई पेड़ आ जाए। तो हमको भी यदि चढ़ना हो तो क्या चाहिए? पेड़ चाहिए। मैं पीपल आम पेड़ की बात नहीं कर रहा, तो यहाँ सोचो कि चढ़ना है पीपल आम के पेड़ लगा रहे। यहाँ सेवा रूपी पेड़, धर्म रूपी पेड़, मानवता के पेड़, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो हमारे 25 साल हो रहे थे कंपनी के 2012 में। तो जो छोटा भाई है वो मेरा परछाई की तरह है। तो मैंने पूछा क्या करना चाहिए? भाई ऐसा पेड़ लगाओ उससे फल भी आए, सुगंध भी आए और नाम भी। तो एक स्टडी कराई गई 2011 में। रोड एक्सीडेंट जो होते हैं, क्योंकि मैं एक बार एक मीटिंग अटेंड कर रहा था इस्तांबुल, अपने तुर्क में, पूरे वर्ल्ड के लोग थे, 60-70 देशों के। मैं भी भारत की तरफ से गया हुआ था। और वहाँ ज़्यादा गोरे हैं वहाँ पर, उस मतलब उसके मेंबर्स पूरे यूएसए से, यूके से। तो कान के लगा रखा था, एक गोरा उसकी भाषण दे रहा था कि सोमसो सोमसो, उसमें आ गया इंडिया नंबर 1। जब इंडिया नंबर 1 हो, हिंदुस्तानी बैठा हो तो क्या करेगा? ताली बजा देगा। मैंने ताली बजा दी जोर से। मैं अकेला ही ताली बजाने वाला, तो मैं देखा बाजू से कोई ताली नहीं बजा रहा। तो बाजू वाले ने पूछा कि भाई गल तो नहीं बनाती? वो अफगान का एक बैठा हुआ था मंत्री। उसने कहा कि ही सेड इंडिया इज नंबर 1 इन रोड एक्सीडेंट्स। हाईएस्ट रोड एक्सीडेंट इंडिया में होते हैं। होता है कि नहीं वैसे होगी गलती, मुझे समझ में नहीं आ रही थी कुछ था। मतलब इंडिया में आने के बाद आई मेड ए कमेटी, मेरी कमेटी की तरफ से स्टडी करो कि क्या देन वी केम टू नो 1,38,000 उस टाइम 1,38,000 लोग रोड एक्सीडेंट से हिंदुस्तान में मरते हैं। अब तो 1,60,000 हो गए। हम लोग 2012 की बात। और जिसके कारण विभिन्न कारण है। एक सबसे बड़ा कारण है चालक ड्राइवर्स वो सो नहीं पाते, जिसके कारण 26,700 लोग, 26,600 लोग नींद की पूरे ना होने के कारण बन जाते हैं। ये तो ठीक है, ड्राइवर के पास मिले, बड़ी बड़ी कमेटी बनाई और उनको कहा कि भाई चालक भाई सो जाया करो, आपके कारण 26,700 लोग मर जाते हैं। आप किसी भिखारी को कहोगे भिखारी भाई अच्छा खाना खाया करो, एक तो सेहत खराब हो जाएगी, भिखारी क्या बोलेगा? तो अच्छा खाना ही कहा है, सेहत की तो बात नहीं सोचेगा। तो चालकों ने कहा नींद कहाँ पर है? मतलब क्यों नहीं, सो जाया करो गाड़ी में लगाकर ढाबे के पास। यदि हम सो जाएंगे तो डीजल की चोरी, बैटरी की चोरी, स्टेपनी की चोरी, माल की चोरी, रस्से की चोरी, तिरपाल की चोरी, जेब में जो पैसे है उसकी चोरी, पुलिस के डंडे जो खड़ा है यहाँ पर, और बड़े बड़े मच्छर हमको सोने नहीं देते। ऑफ कोर्स वी डू रेस्ट, पर सो नहीं पाते। एक ट्रक चालक सामान्य, जो आज हम सब लोग 6 घंटे प्लस सोना चाहिए, एक हमारा ट्रक चालक सामान्य 2 घंटे 50 मिनट ही सो पाता है। अब उससे तो फिर गाड़ी एक्सीडेंट होगी। तो हमने सोचा कि इसका चोर की माँ कौन? चोर की माँ हम। यदि हम उनको सोने की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो एक्सीडेंट होते रहेंगे। तो हमने फिर एक नियम वो किया, लेट अस बिगिन विद होम। फिर हमने भी 25 साल के अंदर एक साइकिल से एक कार ली है, एक छोटे से किराए के मकान से मकान लिया है। एक व्यवस्था जो हमारी बनी है वो चालकों की काम से बनी है। तो एक निद्रा दान केंद्र का जन्म हुआ। नींद का दान, आपने अन्न का दान, धन का दान, कपड़ों का दान सुना होगा। नींद का दान किसने पहली बार सुना है? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। ये नींद के दान का जन्म शुरू हुआ। और जयपुर अजमेर के बीच में एक जगह दूध सेलेक्ट करी, 50 एकड़ का खुला लिया, उसमें 12 एकड़ के अंदर ये निद्रा दान बनाया गया, जहाँ 200 चारपाई, 200 पंखे, कंबल, लैट्रिन बाथरूम, एयरपोर्ट जैसे नाई की सेवाएं,
कपड़े धोने की सेवाएं और हर ट्रक चालक का 6 सितंबर 2012 में वो इनॉग्रेट हुआ था। हर चालक के पीतल की परात में पाँव धोकर का आओ सिनेमा, उसके बाद नाई पकड़ लेता है, बाल काटता है, फिर एक व्यक्ति ले जाता है नहाने के लिए। जब तक वो नहा के आता तब तक उसके कपड़े वॉशिंग मशीन से हैंग हो जाते हैं। फिर कहते हैं ड्राइवर भाई मालूम कितना बिल आ गया, आप 4 घंटे सो गया बिल फाड़ो। बोले भाई तो 4 घंटे सो जाऊंगा, तो कम्प्लीमेंट्री 4 घंटे की नींद, अदरवाइज बिल फटता था उसका। तो बोले मैं सो जाऊंगा, मेरा बिल मत बनाओ। तो 4 घंटे की नींद के कारण ऐसे 8000 नींदों के अंदर हर महीने देने लग गया। और उसके कारण आई अहमदाबाद की केस स्टडी है, 18 से 19 जाने अदरवाइज जाती थी यदि वो केंद्र ना होता। तो केंद्र के कारण 18 से 19 जब इसकी बुरी बुरी बढ़ाई हुई तो सत्यमेव जयते आता था उसमें आमिर खान का। आप लोगों ने किसी ने देखा हो, एक दिन आमिर खान की इच्छा हुई कि ऐसा क्या काम है जो 18 से 19 जाने बचाने लग गया। एक दिन वो केंद्र पर आया, एक दिन का शो आप गूगल में देखोगे तो हमारे ड्राइवर सेवा केंद्र का एक दिन शो ड्राइवर के साथ उन्होंने बात करी और एक्सीडेंट हाईवे, तो उस केंद्र की स्टोरी है वहाँ। तो उसके बाद जब गडकरी जी को भी पता लग गया कि हाँ केंद्र बड़ा बना, और फिर इसलिए 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये 26,000 बचाने के लिए आपका एक केंद्र तो पर्याप्त है। बिल्कुल नहीं, मैं तो 7-8 करोड़ रुपए लगाकर एक केंद्र खोल सकता हूँ, बाकी तो दूसरा और स्टार्ट है, तीसरा और खोलेंगे, जो हमारी क्षमता है खोलेंगे। भारत सरकार यदि हमारा साथ दे तो उन्हें कितने केंद्र होने चाहिए। मैंने सारे कैलकुलेट करने के बाद, क्योंकि एक केंद्र के बाद 380 किलोमीटर 4 घंटे सोने के बाद वो ड्राइवर एक्सीडेंट नहीं करता। गुड़गांव से चला तो पहला अजमेर, वहाँ 4 घंटे सो गया, फिर आगे रतलाम, फिर 4 घंटे सो गया, फिर जलगांव 4 घंटे सो गया, फिर हुगली और फिर त्रिवेंद्रम। इनकी 5 जगह यदि 4-4 घंटे की नींद दे दूं तो दिल्ली से कन्याकुमारी तक 0 एक्सीडेंट में पहुंचेगा, 0 एक्सीडेंट में। ये एक स्टडी है, क्योंकि फटीग के कारण से एक्सीडेंट होते हैं। तो सारा कैलकुलेट किया कि मैंने कहा कि सर 950 यदि आप कर दे तो अपने विज्ञान भवन में गिवन मी 5 मिनट्स, और आप खुद बैठे, गडकरी जी को साथ बिठाया, पीयूष गोयल जी को साथ बिठाया, माननीय सिंधिया जी को साथ बिठाया, 100 ब्यूरोक्रेट्स सामने बिठाए, देन ही सेड ये कैसे करना, टू मेड ए कमेटी। और अब 4 फरवरी 2024 को उसने कहा कि 1000 के अंदर हम खोलने जा रहे हैं ताकि 26,000 लोग मरने से बचे। वहाँ मैं कह सकता हूँ कि मेरा पेट थोड़ा सा तना पकड़ रहा है ये, ताकि मैं चढ़ पाऊँ बढ़ने से। तो ये पूरी एक छोटी सी जर्नी थी, 5 बिंदु में मैंने दिया आपको। एक आउट ऑफ बॉक्स, दूसरा क्या था, जड़ से खत्म करना समस्या को जड़ से खत्म करना, उसने मैंने किया। तीसरा एमबीएबल पाना, चौथा हनुमान अपने बनाते थे, 5वां बढ़ते बढ़ते। ये 5 गोल्डन रूल जो मेरे जीवन में मैंने उतारे, और वही एक ऐसा रीजन था कि मैं एक छोटा सा 12वीं पास 2nd डिवीजन से वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ। अहमदाबाद वाले बुला रहे हैं, हार्वर्ड में केस स्टडी छपी है, मैं तो चकित हो गया कि कौन है हार्वर्ड से आपकी केस स्टडी छापने, आपको परमिशन बोला भाई, परमिशन किससे ले रहे था। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको केवल अपने आप में एक बिंदु तय करना कि वहां पहुंचना है। उसके बाद आपने 5 रूल यदि इम्प्लीमेंट कर लिए तो आधे से ज्यादा लोग, कभी हम 7 साल के बाद 6 साल के बाद बैठेंगे कि पूछेंगे कि अरे आपके पास 25 आदमी काम कर रहे हैं, आपके पास 300 आदमी काम कर रहे हैं, प्रोफेसर हुआ करते थे, आज आप एंटरप्रेन्योर बन गए। एंटरप्रेन्योर की कहानी तो सभी ऐसी ही है, केवल बस एक मन में तय कर लेना है। और डिग्री आपके पास, हाँ ये ध्यान कर लेना, यदि आपके पास डिग्री बरकरार नहीं है तो हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, फिर फेल हो जाओ। अब लोग बोलते हैं कि क्या फायदा है यूनिवर्सिटी में काम करके, फिर कोई देखता नहीं, कोई देखे ना देखे, कोई आपको सुने ना सुने, कोई आपको तारीफ करे ना करे, कीप डूइंग। किसके लिए? डिग्री बरकरार लिए। इसलिए मैं इसलिए काम नहीं करता था एयरफोर्स में कि कोई मेरे को मेरा अप्रिशिएट करेगा, कोई मेरा एक मशीन आई हमारे वहां पर जब मैं 1983-84 में था, और उस टाइम तक हम मौसम का जो ज्ञान लेते थे, मौसम की जो स्टडी करते थे वो आंखों से करते थे, नेकेड आइज से।
मशीन सैटेलाइट पहली बार हुआ था इनसेट बी, हमारे को बड़ी खुशी हुई कि मशीन आ गई। अब आग फाड़ फाड़ के देखना नहीं पड़ेगा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है क्या, कहाँ डायरेक्शन पे जा रहा है, फ्लाइट कितने लेवल ऊपर है, फ्लाइट इससे ऊपर उड़ानी है क्या, क्योंकि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है जो 18,000 स्क्वायर फीट से लेकर 36,000 जाता है, उसके बीच में प्लस 2200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। 2200 डिग्री जहाज का पानी हो जाए, या तो जहाज नीचे उड़ेगा या जहाज ऊपर उड़ेगा, तो उसको बड़ा देखना होता था। उस टाइम पे मशीनें नहीं होती, हमको बता देता कि फॉर्मेशन कैसे हो रही है, वो 3 घंटे में खड़ा हो जाता है जीरो से लेकर। तो अब मशीन आ गई तो हमारा इजी हो गया, एक बार बात गलतियां भी होती थी। एक तो जहाज सीधी अधिक कभी जैसे एक्सीडेंट हुआ था सोन विकास ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, सी वी क्लाउड बोलते हैं, तो इस तरह से हो जाती थी गलतियां। कश्मीर में वैली थी छोटा सा, उसमें से जहाज आता था, तो हम तो लंबे पहाड़ थे तब लैंडिंग करता था, उसमें क्लाउड आ गया, काम खत्म, वो न उड़ेगा न चढ़ेगा। तो उस मशीन आ गई थी, बड़ी खुशी हुई कि मशीन आ गई। शाम को 5 बजे वो मशीन, हमारा जो ऑफिस होता है वो नीचे जो पार्किंग का सेट होता है वहाँ, वो ट्रक वाला 2-4 पेटियाँ थी, 2-2 फीट की, 3 फीट की। बोले यार वो मशीन के ऊपर भी बर्फ पड़ेगी, जब बर्फ पड़ती है तो पानी नहीं होता, वो सूखी होती है, जब वो पिघलती है हवा से तो पानी बनता है, फिर वो अंदर जाता है। मैंने कि अब ये बर्फ पिघल गई, पानी बनेगा, मशीन में जाएगा, तो मशीन जो हम 5 दिन में इंस्टॉलमेंट सोच रहे थे कि भी इंस्टॉल इन 5 मिनट, और ये लंदन से या बाहर से आई है तो पता नहीं कितने महीने लगेंगे। अब 1 किलोमीटर दूर मेरा ऑफिस था जहाँ मैं रहता था, और वहाँ पैदल जाना 2-2 फीट 3-3 फीट बर्फ के अंदर, बट एनी हाउ मन में ये था कि पानी गया तो बर्बाद हो जाए। मैं उठा, बड़े बड़े जूते पहने, स्नो बूट आपने देखे होंगे, जैसे कोलतार वाले होते हैं ना, इस तरह की स्नो बूट होती है, आप उठ पाए स्नो बूट, कैप फर का एक बड़ा बर्फ का कोट होता है, बर्फ की टोपी होती है, बर्फ के ग्लव्स होते हैं, ये सारे पहन के निकला, और उतनी दूरी 1 किलोमीटर की दूरी शायद मैंने 1 घंटे में तय की होगी। एक रास्ता भी नहीं पता होता, गड्ढा है क्या नहीं, बर्फ सारी आपने जब चादर बिछा दी थी। और जवान था, 24-25 की आयु थी, धक्के से, और वो 70-80 किलो के बॉक्स थे, खींच कर मैंने साइड के नीचे रख दिए, सारी बर्फ को हटा दी। तब सुबह हमारा जो कमांडर का, जो डिप्टी कमांडर जिसकी जिम्मेवारी थी इसको रखवाना, वो देखभाल करनी, वो 15 मिनट पहले आया, तो ताकि तब तक खुलने से पहले हटा दूंगा बर्फ, अंदर रख दूंगा। उसने देखा तो कोई भूत आ गया या खून आ गया, क्योंकि मैंने होने साथी होते नहीं, किसने रखी होगी। मैं भी सुबह फिर 7 बजे की ड्यूटी थी, 3 बजे वापिस आया, घंटा आधे घंटे सोया, कुछ किया, नहाया धोया, फिर मैं निकल गया। वो ऐसे देख रहा था, दरअसल वो एक पागल था, रात को नींद नहीं आ रही थी, तो मैं आया उठकर, अरे तो उसको सरप्राइज हुआ कि ऐसे पागल भी होते हैं क्या। बोला नहीं सर, वो डिग्री मलकाना की थी मेरे को, इसका एक चैप्टर था ये, मैंने आया रीडर माई चैप्टर, डिग्री मलकाना के लिए ऐसे पागल बनना पड़ेगा, ऐसा मेरा कहना है। कोई कहे ना कहे, हर महसूस करो ये डिग्री मेरे को लेनी है 5 साल 6 साल में। द डे यू गॉट अ डिग्री इन योर हैंड, उस दिन आँख बंद करके, आई डोंट सी ठोकर मारो, आँख बंद करके वहां से विदा हो जाओ, प्यार से विदा हो जाओ, अपना एंटरप्रेन्योर शुरू करो, कोई रोक नहीं सकता, रोके तो मेरे को पकड़ लेना, मैं मेरी कंपनी में 5% पार्टनरशिप करूँ। थैंक यू सो मच।